भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के चौथे खंड में हम उनके जेल के भीतर हुए राजनीतिक संघर्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी बाबत आज जिस पत्र को मैं यहां से पढ़ूंगी वे खासा लंबा है, इसलिए उसे 2 खंडों में हम विभक्त करेंगे। क्योंकि ये पत्र खासा महत्वपूर्ण है। ये उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथी सुखदेव को लिखा था। इसमें वे उल्लेख कर रहे हैं कि एक क्रांतिकारी का आचरण कैसा होना चाहिए और उसकी सोच किस दिशा में बढ़नी चाहिए। साथ ही वे इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार और संदर्भों के अनुसार सोच का बदलना निरंतर जारी रहता है। जो व्यक्ति एक खास परिस्थिति में सोचता है, यदि परिस्थिति बदल जाए तो जरूरी नहीं कि उसकी सोच भी वैसी ही बनी रहे पहले के मुताबिक। तो इस लिहाज से ये पत्र अति महत्वपूर्ण है और लंबा होने की वजह से इसे 2 भागों में बनाऊंगी मैं। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज के पत्र का विषय है कष्टों से भागना कायरता है। भूख हड़ताल, पहले छोटी सी एक व्याख्या है जो मैं कर रही हूं। भूख हड़ताल शुरू होने के बाद भारतीय जनता की चेतना में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त गहरे उतरते हैं। भगत सिंह के शब्दों में, हमारा कष्ट सहना फलीभूत हुआ। सारे देश में एक जन आंदोलन छिड़ गया। हम अपने लक्ष्य में सफल रहे। 13 सितंबर 1929 को यतीन्द्रनाथ दास 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। जब उनका पार्थिव शरीर लाहौर से कलकत्ता ले जाया जा रहा था तो हर बड़े शहर के स्टेशन पर लाखों की भीड़ उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़ती थी। कलकत्ता में 4 लाख लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सुखदेव ने जेल में भूख हड़ताल कुछ दिनों के बाद छोड़ दी थी और शिव वर्मा के अनुसार उन्होंने अपने अनुपलब्ध पत्र में भगत सिंह को लिखा था कि आजीवन कारावास की सजा मिलने पर वह आत्महत्या कर लेगा। उन दिनों भगत सिंह अपने किन विचारों के माध्यम से अपनी सारी लड़ाई लड़ रहे थे, इसका स्पष्ट पता उस पत्र से चलता है जो उन्होंने सुखदेव के साथ चल रहे विचार संघर्ष के संदर्भ में लिखा था। खेद है कि सुखदेव के जिस पत्र के उत्तर में भगत सिंह ने यह महत्वपूर्ण खत लिखा था वह आज उपलब्ध नहीं है। फिर भी विचार और बहस के अंतर्गत आने वाले प्रायः सभी बिंदु यहां स्पष्ट हैं। तो अब जो पत्र पढ़ रही हूं वह सुखदेव के लिखे पत्र का उत्तर है। तो जो प्रश्न पत्र था सुखदेव की तरफ से वे अनुपलब्ध है आज की तारीख में, लेकिन भगत सिंह ने उस पत्र का जो उत्तर लिखा था वे मौजूद है, जिसके चलते हम पता लगा सकते हैं कि किस किस्म की बातचीत रही होगी, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं पत्र पढ़ रही हूं, सुनिए। प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से आप जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी हैं। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती हैं। तो दोनों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है वे विपरीत पड़ा है। पहले जिस बात का समर्थन सुखदेव करते थे अब उसका नहीं कर रहे हैं और भगत सिंह के साथ उल्टा हो रहा है। उदाहरणार्थ, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और अनुभूति से आपको इस प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी ये बात शहनशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है,
परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। ये पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। तो ये वो क्रांतिकारी बदलाव है दोनों के विचारधारा में। जहां पहले भगत सिंह ये मानते थे कि कुछ खास परिस्थितियों में यदि आत्महत्या कर ली जाए तो वो अनुचित नहीं है, और सुखदेव मानते थे कि किसी भी लिहाज से आत्महत्या का ख्याल ही घृणित और बिल्कुल गलत है। लेकिन अब जेल के अंदर परिस्थितियों में बदलाव आने से दोनों की विचारधारा एकदम विपरीत दिशा में बढ़ चुकी है। सुखदेव आत्महत्या करने का सोच रहे हैं यदि उन्हें फांसी की सजा नहीं हुई, आजीवन कारावास हुआ तो। और भगत सिंह अब उन्हें कह रहे हैं कि आत्महत्या घृणित है, और ये विचार सुखदेव के थे, लेकिन अब वे उस विचार से क्यों पलट गए। आप कहते हैं कि आप पर नहीं, आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों का सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मैं ये समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाएं। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। तो भगत सिंह अपने बाद सुखदेव को ही काउंट करते थे नेतृत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्हें लगा कि यदि सुखदेव आजीवन कारावास की सजा भी उन्हें मिलती है तो भी जो मूवमेंट जेल में रहकर इन लोगों ने बाहर जन आंदोलन के रूप में खड़ा कर दिया है, उसका नेतृत्व अब सुखदेव के हाथ होना चाहिए। और वहां पर काफी आश्चर्य की बात लगी उन्हें। इनफैक्ट पढ़ते वक्त मुझे भी आश्चर्य की बात लग रही है कि सुखदेव ने इस तरह का कुछ सोचा भी था करने का, जबकि वे जानते थे कि क्रांतिकारी बनने का क्या मतलब है और जो कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं उसका क्या हश्र होगा। तो ये पत्र मैं भी पहली बार ही पढ़ रही हूं। 2012 में भी मैंने इसको पढ़ा नहीं था, क्योंकि इसका टॉपिक सुनकर मुझे लगा कि पता नहीं वो कुछ फिलोसफिकल बात कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये अति महत्वपूर्ण पत्र है जो 2012 में भी मैंने छोड़ दिया था, पढ़ा नहीं था। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसा कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया, कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। तो यहां पर वे क्रांतिकारी आचरण की व्याख्या कर रहे हैं कि क्रांतिकारियों का आचरण भी उनके कामों के अनुरूप ही होना चाहिए। क्रांतिकारी शुरू से ही जानता है कि वे क्रांति के रास्ते पर जा रहा है और उससे उन्हें व्यवस्था से लोहा लेना है इसके तहत। और व्यवस्था से लोहा लेने का मतलब या तो आजीवन कारावास है या फांसी की सजा है, और दोनों ही सूरतों में आपको अपने प्राणों का बलिदान करना ही पड़ेगा, क्योंकि जेल में कारावास में भी जब आप रखे जाएंगे तो घोर यातना सहते हुए आपको जिंदा रखा जाएगा। तो इसीलिए काफी अच्छी वे व्याख्या कर रहे हैं कि अब ये वो इम्तिहान की घड़ी है कि जब क्रांतिकारी अपने आचरण से साबित कर सकता है कि वह सोच समझकर क्रांतिकारी बना है और इसके पीछे होने वाले दुखों का उसे आभास है, और इन दुखों की वजह से ही बाहर जन आंदोलन वे लोग पूरी व्यापकता के साथ मोबिलाइज कर सके। तो ऐसे में सुखदेव का यह सोचना कि वे आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे काफी आश्चर्यचकित कर रहा है। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे।
तो भगत सिंह जानते थे असेंबली में बम फोड़ने जा रहे हैं और उसका नतीजा क्या है। और पिछले एपिसोड में यदि आपने ध्यान से सुना होगा, आखिर तक सुना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अकाल चैनल पर मैंने एक वीडियो देखा था तकरीबन 5 साल पहले का, और डेट भी मैंने उसमें मेंशन करी थी। तो उसमें जो चंगेज साहब थे, उन्होंने किस तरीके से व्याख्या करी है भगत सिंह के दृढ़ इरादों की। तो इससे पता चलता है कि भगत सिंह को शुरू से ही मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का ना तो ज्ञान ही था, न हमें यह विचार सूझता ही था। और अब वे बता रहे हैं कि जब भूख हड़ताल शुरू करी थी तो उन्हें कोई अंदेशा नहीं था कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार भी किया जाएगा, जबरदस्ती खाना देने की कोशिश की जाएगी और किस किस और कौन कौन से वो तरीके अपनाए जाएंगे। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। तो अब वे दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं कि हमारी भूख हड़ताल से हमें यह मालूम था कि कितने समय तक यदि हम भोजन ना करें, 3-4 हफ्ते यदि हम बिना भोजन के रह गए तो मौत निश्चित है। यह अलग बात है कि वो ऐसी कौन सी ऊर्जा थी जिसने उन्हें इतने समय तक जिंदा रखा बिना भोजन के। और साथ ही वे इस बात को बता रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं थी, वो समझते बूझते लिया गया डिसीजन था जो दूसरों के जीवन को सुधारने के लिए हमने लिया था। आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। हमारे मित्र श्री यतेंद्र नाथ दास विद इन ब्रैकेट्स है ये कि मृत्यु तो स्पृहणीय है, मतलब असहनीय है ही। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ, समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया, हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। तो अब वे बता रहे हैं भूख हड़ताल उन्होंने जब चालू करी थी तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये कहां तक पहुंचेगी और लोगों का इस पर क्या असर पड़ेगा, कि ये भूख हड़ताल ही एक बड़े जन आंदोलन का कारण बन जाएगी। इसीलिए वे भूख हड़ताल के पीछे के उद्देश्यों के ऊपर इतना जोर देते हैं कि भूख हड़ताल उन्होंने क्यों की और उसका उद्देश्य क्या था और क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। दरअसल वे इन सब बातों से ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं जिसकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया, वो ये था कि आखिर भारत में इस क्रांतिकारी आंदोलन को करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो ये सबसे अहम और पहला प्रश्न है जिसकी तरफ भगत सिंह सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। हम सिर्फ उनके उद्देश्यों पर बात कर रहे हैं और बाकी चीजों पर बात कर रहे हैं, उनके चिंतन पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें उन्होंने क्यों करी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दरअसल इन सारे चिंतन और इस सारे हड़तालों से, भूख हड़ताल से भगत सिंह यही साबित करना चाहते थे, उन कारणों को उजागर करना चाहते थे जिसकी वजह से भारतीय संदर्भों में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों का यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। पर मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। मैं और आप, वरन मैं कहूंगा हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। तो अब वे पूरी व्याख्या कर रहे हैं कि अब तो जीवन के दुख आरंभ हुए हैं। अब तक तो हमने जो किया वो एक सउद्देश्य की गई चीज थी। अब उद्देश्य की पूर्ति करने के चक्कर में की राह पर, चक्कर में तो गलत शब्द होगा, कि राह में अब जो कष्ट आने वाले हैं वही असली कष्ट है।
आपको ये याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है कि रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। तो इसके ऊपर, रूसी साहित्य के ऊपर सविस्तार आवारा भीड़ के खतरे में भी हरिशंकर परसाई जी ने चर्चा करी और लगातार कई लेखों के ऊपर उन्होंने चर्चा करी है। लेख लिखते वक्त रूसी साहित्य को भारतीय संदर्भों के साथ जोड़कर उन्होंने समझाने की कोशिश भी करी है। यह अलग बात है कि ज्यादातर लोगों को राजनीति की बहुत ज्यादा व्यापक समझ ना होने की वजह से या साहित्य ज्यादा ना पढ़ने की वजह से वो लेख समझ नहीं आए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ये बात लिखी गई है कि राजनीतिक लेख हैं और राजनीति में ज्यादा समझ नहीं है, तो इसलिए इन लेखों को समझने में दिक्कत हुई है। लेकिन यही सारी बातें हरिशंकर परसाई जी ने भी आवारा भीड़ के खतरों में कही है और रूसी साहित्य को काफी उत्कृष्ट तरीके से उन्होंने वहां प्रस्तुत किया है। और अब भगत सिंह भी उन्हीं चीजों का उल्लेख कर रहे हैं। फिर से पढ़ देती हूं। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है कि रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहने की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हम जब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कहानी पढ़ते हैं। यदि हम रूसी साहित्य की बात करेंगे तो हमें लगेगा कि रूस की समस्याओं को लेकर लिखा गया है, हम उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम उस कहानी को पढ़कर उसकी प्रशंसा तो करेंगे, लेकिन उस दुख को अपने अंदर उतार नहीं पाएंगे, उस दुख से दुखी नहीं हम हो पाएंगे। सिर्फ एक अच्छी कहानी भर ही हम उसे समझेंगे। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। वही बात भगत सिंह भी यहां कह रहे हैं। मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। तो कितने स्पष्टता से अपने विचारों को यहां पर वे रख रहे हैं कि जब क्रांतिकारी हम बनते हैं तभी हमें पता होता है ये कि यदि हम पकड़े गए तो हमारे साथ किस तरह का सुलूक होगा, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए हर उस दुख तकलीफ के लिए। और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम खुद इन दुखों को आमंत्रित करते हैं अपने क्रांतिकारी स्वभाव के कारण। मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेलें ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। तो जब तक आप खुद उन कष्टों को नहीं भोग लेते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बेहतरीन जिंदगी को छोड़कर कष्टों की तरफ बढ़ जाएं। कहने का ये मतलब नहीं है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये कहानियां, कोई भी साहित्य जब आप पढ़ते हैं या कोई भी जीवनी आप पढ़ते हैं, वो आपको तभी अपील करती है जब वो कहीं ना कहीं आपके जिंदगी को छूती हुई निकलती है, तो आप उससे ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। सिर्फ यही कहने का यहां पर मतलब है। इसका ये कहने का हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोग अपने सुखमय जीवन को छोड़कर दुख की तरफ बढ़ जाएं, विरागी हो जाएं। सिर्फ यही है कि किसी भी अच्छी पुस्तक को पढ़ते वक्त हम उसकी सराहना, यदि हम किसी के दुख को पढ़ते वक्त दुखी होते हैं तो वो सिर्फ तब होता है जब हम वो पुस्तक हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें झकझोरती हुई निकलती है। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों
का बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जार शाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। तो अब क्योंकि भगत सिंह बहुत ज्यादा पढ़ते थे, रूसी साहित्य, लेनिन की बात कर रहे हैं और बहुत सारे मार्क्सवादी चिंतन को वे लागू करना चाहते थे, और अब वे बता रहे हैं कि किस तरीके से दूसरे देशों में, खासकर रूस में, जार का तख्ता पलट हुआ और राजनीतिक बंदियों के साथ किस तरह से परिवर्तन हुआ उनके जीवन में, राजनीतिक बंदियों के। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतः परिचित हों और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हों? केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य के लिए को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। तो अब भगत सिंह कहते हैं कि हर चीज हम दूसरे के कंधे पर ही क्यों रखना चाहते हैं, कोई दूसरा इस चीज की जिम्मेदारी ले ले, हमें छोड़ दे। यदि आपको कोई परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले खुद उसकी जिम्मेदारी उठाइए। ये क्यों चाहते हैं कि दूसरा सामने वाला लड़ ले और आपको उसका लाभ मिल जाए? तो एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं जो मैं समझती हूं आज के दलित समाज के ऊपर भी लागू होती है। बिना लड़े ही सब कुछ हासिल करना वह चाहता है कि दूसरे उसके लिए लड़ ले। जाहिर सी बात है, कुछ लोग भी लड़ेंगे तो उसका फायदा पूरी कौम को मिलेगा। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन पर अब तक आरंभ हुए हैं उन सब से पृथक रहने के लिए आपको जो तर्क दिए हैं, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूं। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या नासमझ। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं हम समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। तो वे कई तरह की बातें कह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की अहमियत यहां पर पता चलती है कि सुखदेव और भगत सिंह स्पेशली बहुत ज्यादा पढ़ते थे। भूमिका में यदि आपको याद हो, हमने इस बात का जिक्र किया था। वो ये था कि लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में स्थापित द्वारिका दास लाइब्रेरी इस लक्ष्य की प्राप्ति में उनकी सहायक थी, जहां वे सोवियत यूनियन से व इंग्लैंड आदि देशों से मार्क्सवाद, लेनिन पर काफी किताबें पहुंच रही थी और भगत सिंह तेजी से उनका अध्ययन कर रहे थे। तो कितना अध्ययन मनन वे किया करते थे। लाइब्रेरीज का सबसे ज्यादा से ज्यादा फायदा वे उठा लेना चाहते थे। तो इसीलिए सुखदेव उनके साथी थे और लाइक माइंड्स जिन्हें कहते हैं, उसी वजह से अंतिम छोर तक वे भगत सिंह के साथ चले। उसी वजह से भगत सिंह कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई की वजह से जो एक चिंतन का स्तर उठा है, अध्ययन मनन करने से इंसान वैसे भी चिंतनशील प्रकृति का होता है, लेकिन यदि आप पढ़ाई लिखाई पर जोर देते हैं, उसे करते हैं, तो जो आपका चिंतन है वो व्यापकता ले लेता है और उसमें दूसरे के दुख भी शामिल होने लगते हैं। तो वही बात वे भगत सिंह भी यहां पर कह रहे हैं कि बहुत से साथी हैं जो आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका चिंतन मनन करने का जो स्तर है वो उतना नहीं है जितना आपका है। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? तो अब वे सही मुद्दे पर आ रहे हैं। शायद हम सिर्फ यहां से कल्पना कर सकते हैं कि शायद सुखदेव ने इस तरीके से लिखा होगा कि इतने अपमानपूर्ण जीवन को रहने से तो बेहतर है कि आत्महत्या कर ली जाए, क्योंकि फांसी मिलने का मतलब है कि सभी तरीके से छुटकारा मिल जाना। और जैसे सजाए काला पानी था या इस तरह के जो भी कठोर कारावास थे, उसमें बहुत इनह्यूमन कंडीशंस में इनको रखा जाता था और बर्ताव भी बड़ा इनह्यूमन ही शायद किया जाता रहा होगा, जिससे दुखी होकर काफी लोग शायद आत्महत्या भी कर लेते होंगे। इसकी जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है, लेकिन मैं कल्पना कर रही हूं। उसी कल्पना ने शायद सुखदेव को भी परेशान कर दिया होगा। तो अब जो है भगत सिंह उन्हें कह रहे हैं कि यदि
ये कल्पना आपको परेशान कर रही है कि वहां पर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार आपके साथ होगा, तो बेहतर है कि आप भी अपने स्तर पर एक आंदोलन खड़ा करें उस अपमानजनक स्थिति को सुधारने के लिए, जिस प्रकार भगत सिंह ने भूख हड़ताल करके किया। तो एक काफी कायदे की बात भगत सिंह उनके सामने रख रहे हैं कि आत्महत्या जो है वो छुटकारा तो आपको दिला सकता है, लेकिन अपयश भी बहुत दिला देगा। और जो क्रांतिकारी आचरण है ये उसके भी एकदम खिलाफ आप बात कर रहे हैं। आत्महत्या संभवतः आप ये कहेंगे कि संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतया निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। तो ये एकदम दलित समाज के संदर्भों में फिट बैठती है। ये वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते हैं। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुंह से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष तक बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से ये आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। तो ये वो मुख्य वजह है जो सुखदेव को बेचैन कर रही होगी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम उस क्षेत्र में ना उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि ये ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भगत सिंह कि किसी के होने या ना होने से किसी भी चीज को रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये कहावत है, कहावत किसने कही है मुझे मालूम नहीं, कि आप सभी फूलों को मसल तो सकते हैं, रौंद तो सकते हैं, लेकिन बसंत को आने से नहीं रोक सकते। भगत सिंह भी वही बात कह रहे हैं कि हमारे जैसे क्रांतिकारियों को कुचला जा सकता है, लेकिन क्रांति के आगाज को रोका नहीं जा सकता। मैं तो यह भी कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे, उनमें मार्क्स भी एक था। तो बहुत बड़ी बात भगत सिंह कह रहे हैं कि इस तरह के जो विचार थे वे औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पन्न हुए और उन विचारों को फैलाने में मार्क्स ने सबसे बड़ी भूमिका अदा करी। मार्क्स अकेले उन विचारों के जनक नहीं थे, बल्कि उसको व्यापक तौर पर लोगों के सामने लाने में, लाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी या सबसे बड़ी भूमिका रही। हां, अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में अवश्य सहायक सिद्ध हुआ है। मैंने और आपने भी विद इन ब्रैकेट्स इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। तो अपनी पूरी विशिष्टता जो है उनकी सोच की, उसको सामने रख रहे हैं और स्पष्टता भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है विचारों में। वे मान रहे हैं कि भारतीय संदर्भों में बेशक हमने उसका प्रचार किया है, हम एक बड़ा कारण हो सकते हैं उसके प्रचार का, लेकिन असल में तो ये विचार हमारे भी नहीं हैं। हम सिर्फ एक कड़ी हैं इन विचारों को फैलाने की, और हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये विचार फैलेंगे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, किसी चीज का कोई क्रेडिट वो नहीं ले रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये एक समय की मांग थी कि इस परिस्थिति में हम पैदा हुए और हमने इसको समझा और इसे फैलाया। हम यदि नहीं भी होंगे तो भी ये यूं ही फैलेंगे
विचार। तो सैल्यूट है भगत सिंह की सोच को, इतनी स्पष्टता, इतनी छोटी उम्र में। हम थोड़ा सा भी कुछ काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन भगत सिंह किसी तरह का कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। निस्संदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ असाधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार की कठिन कार्य को हाथ में ले ही लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन ये तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। मतलब प्रतिक्रियावादी, क्रांतिकारी विचारधारा के विरुद्ध किया गया कार्य होगा। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव एवं हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहां तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त न थी? फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? काफी क्रांतिकारी साथियों ने इनका साथ छोड़ दिया था, यहां तक कि इनके खिलाफ भी गवाही दी थी और कुछ मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे, हर तरीके से छोड़ गए थे। क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसा क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? यदि बकुनिन ने आपके सामने सोच विचार क्रांतिकारी दिखाई देते हैं, सॉरी मैं एक लाइन भूल गई, दोबारा पढ़ देती हूं। यदि बकुनिन ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वे प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटने वाला है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। आप इस विचार से ही घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? शायद तीव्र एवं प्रभावकारी विष रखने की बात इसलिए होगी कि यदि कोई क्रांतिकारी पकड़ा जाए तो वे जैसे आजकल होता है कि साइनेंट की कैप्सूल फटाफट खा लो ताकि दूसरी लोगों को की जानकारी आप ना दे सकें, क्योंकि जो भी जुल्म किए जाते हैं जेल में बंद करके, थर्ड डिग्री टॉर्चर जिसे कहते हैं, उससे बचा जा सके। कई लोग थर्ड डिग्री टॉर्चर के आगे घुटने टेक देते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई क्रांतिकारी घुटने टेक दे और अपने क्रांतिकारी साथियों का पता बता दे। इसीलिए तीव्र विष रखने की बात उठाई गई होगी जिसका सुखदेव ने घोर विरोध किया था। और वही भगत सिंह पूछ रहे हैं तो अब क्या हुआ? यहां तो ऐसे विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं हैं। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे ये कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती तो आपने क्रांतिकारी कार्य का बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। तो उल्टा पलटकर वे सवाल कर रहे हैं कि वो क्या हुई विचारधारा आपकी, कैसे इतने विपरीत तरीके से आप सोचने लगे अपनी ही विचारधारा के। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात मेडल्स अर्थात भगवान द्वारा दिए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। तो यहां पर मेडल उन्होंने भगवान द्वारा दिए जाने वाले जीवन को कहा है, हास्यास्पद तरीके से कहा है कि लोग कहते हैं कि ओह भगवान की कृपा से हम बच गए, तो हम इसमें विश्वास ही नहीं रखते कि भगवान हम पे कृपा भी कर सकता है, भगवान जैसी कोई चीज भी है। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकतावादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहां लाया गया था
तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूं। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसे। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहां लाया गया तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूं। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूं। उनका तर्क था कि मेरी ये मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है। किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। यही बात मैं इस समय आपके सामने कहना चाहता हूं। तो वे पूरा बता रहे हैं उनके पिताजी को भी उन्होंने किस तरीके से तर्कसम्मत उत्तर दिया कि मैं दुखों से डरकर भाग नहीं रहा हूं। आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। तो कितना दूरदर्शिता थी इनके अंदर कि वे जानते थे कि आगे जाके उनके साथ क्या होने वाला है। यदि वे बच भी जाएंगे, आजीवन कारावास भी उन्हें होगा, तो भी कुछ ना कुछ उल्टे सीधे धाराएं और मुकदमे लगाकर इनको फांसी की सजा दी ही जाएगी। वे जानते थे। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णता सबके लिए न होगी, वरन वे भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। कि क्षमा भी यदि हम मांगे तो जो हमें क्षमा मिलेगी उसके ऊपर भी कंडीशंस अप्लाइड होंगी। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णता सबके लिए ना होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती और न ही वह होगी ही। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्व व्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी ये इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। कितनी बड़ी बात है। वे चाहते हैं कि उन्हें फांसी हो जाए जब चरम पर यह आंदोलन हो, जन आंदोलन। क्यों चाहते हैं उसकी भी वजह वे साफ तौर पर लिख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि लोग कोई सौदा कर ले इनके जीवन का, कि भगत सिंह के जीवन को छोड़ दो, सुखदेव के जीवन को छोड़ दो या बाकी क्रांतिकारियों को छोड़ दो और हम समझौता कर लेते हैं कि हम जन आंदोलन ठप कर देंगे। वे नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि जो जन आंदोलन की चिंगारी क्रांति के रूप में भड़क उठी है वे भड़की ही रहे और उन्हें फांसी मिल जाए, जिससे कि ये जो जन आंदोलन है तेज आक्रोश के रूप में फूट पड़े। वे नहीं चाहते थे कि उनके जीवन का सौदा हो या किसी से के द्वारा भी सौदा किया जाए। शायद गांधी को लोग इंसिस्ट कर रहे थे और उनके कानों तक भी ये बात आ रही थी कि गांधी जो हैं वो लगातार वॉइस और आई से मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और अपने लिए काफी लज्जाजनक वे अनुभव कर रहे होंगे भगत सिंह कि मुझे किसी भी तरीके से अपने जीवन का सौदा नहीं चाहिए। वही बात ये यहां पर कह भी रहे हैं। कि हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उनके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत हैं। इसीलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन संभव हो सकता है।
इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने से एवं बलिदान से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। तो यहां पर वे साफ तौर पर बता रहे हैं कि आत्महत्या कर लेना किसी भी तरह की क्रांति को आगे ले जाने का काम नहीं करेगा, बल्कि उसे पीछे ही खींचने का काम करेगा। जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और समाधान का स्वागत कर सकता हूं जब उसका प्रभाव स्थायी हो और देश के लोगों के हृदय से अपनी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाएं। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। तो वे बता रहे हैं कि हमारे जीवन यदि फांसी पर झूलते हैं तो उससे जो जन आक्रोश होगा वही इस देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिला सकता है, हमारा जीवन बचाने का प्रयत्न नहीं। तो कितनी वैचारिक स्पष्टता है, मैं सोचकर हैरान हूं। एक छोटे से बच्चे के, मेरे लिए तो वे बच्चे ही रहेंगे। मेरे बेटे की खुद की उम्र उनके बराबर है, उनसे 2 साल छोटी ही सही, 19-20 साल का ही सही। लेकिन मैं जब जब भगत सिंह को पढ़ती हूं तो मतलब मैं बहुत विचलित हो जाती हूं कि क्या बीती होगी उनकी मां के ऊपर। मेरे बच्चे जैसे ही तो थे वो, उनकी उम्र उतनी ही थी जितनी मेरे बेटे की है। तो थोड़ा सा मैं भावुक हो जाती हूं। तो मैं इसको 2 खंडों में पढ़ने वाली थी, लेकिन पढ़ते मैं पूरा लेख पढ़ गई हूं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर इसको खंडों में पढ़ा जाएगा तो इसकी जो क्षमता है, जो भगत सिंह ने कहा है, वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैंने लेख को पूरा पढ़ दिया है। तो ये लेख आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अगले लेख में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आज्ञा दीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं काफी दिनों बाद आपसे ये बात बोल रही हूं, क्योंकि भगत सिंह के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक यही सिर्फ माध्यम है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। चलिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद।